दोस्तों, एक श्रापित घर जिसकी वजह से जापान में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं और हमारी आज की वीडियो में हम लोग उसी घर की कहानी देखेंगे जिसका नाम है जू-ऑन ओरिजिन्स। ये एक नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज है, पर हमें इससे जू-ऑन के बारे में बहुत कुछ खौफनाक चीजें पता चलने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। IMDb ने इसे 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये सीरीज सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिस पे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं जू-ऑन ओरिजिन्स की एक खौफनाक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है हमें बताते हुए एक श्रापित घर के बारे में, और उस घर का असर हर जगह होता है और उस घर के अंदर मौजूद है एक श्राप, यानी कि जू-ऑन। हम लोग अब देखते हैं 1988 में यासुओ नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और राइटर को, जो घर जाता है और प्ले करता है एक कैसेट। वो कैसेट असल में उसी के एक इंटरव्यू की थी जिसमें हारुका नाम की एक लड़की अपना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस बता रही थी। हारुका बताती है कि वो एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में हाल ही में शिफ्ट हुई है, पर एक रात उसे अचानक सुनाई देने लगती है चलने की आवाजें, जैसे कोई बच्चा घर में भाग रहा हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, जो यासुओ था उसे हारुका के घर से एक टेप रिकॉर्डिंग भी मिली थी जो हारुका ने खुद रिकॉर्ड करी थी, पर जब वो उस टेप को सुनता है तो आत्मा की आवाज सुनाई तो दे रही थी रिकॉर्डिंग में, पर ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आत्मा कह क्या रही है, और यासुओ की बीवी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं जो टीवी शो था उसके खत्म होने के बाद यासुओ मिलता है हारुका से, और हारुका यासुओ से पूछती है कि वो आखिर ये डरावनी कहानियों को इकट्ठा क्यों करता है, पर इस बात का जवाब यासुओ को खुद भी नहीं पता था। हारुका ये भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा है, और उसके कहने से हारुका अब अपनी दोस्त के घर रह रही है। यहाँ से सीन जाता है कियोमी नाम की एक लड़की पे, जो अपनी माँ के साथ एक नए स्कूल में एडमिशन लेने आई थी, पर कियोमी थोड़ी अजीब थी और उसकी माँ की बातों से लगता है कि कियोमी ने अपने पिछले स्कूल में कुछ गलत काम किया था, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही हो। खैर, टीचर कियोमी को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाता है, और वहीं दूसरी तरफ यासुओ पहुंचता है हारुका के बॉयफ्रेंड तत्सुया से मिलने। तत्सुया से यासुओ पूछता है कि उसने हारुका को घर छोड़ने के लिए क्यों बोला, और तत्सुया बताता है कि कुछ दिनों पहले वो एक अजीब घर को खरीदने के लिए देखने के लिए गया था, जहां उसे कभी जाना ही नहीं चाहिए था। तत्सुया बताता है कि वो घर अंदर से तो नॉर्मल था, पर वहां पे तत्सुया को कुछ बहुत ज्यादा ईविल फील हो रहा था। वो इधर उधर सब कुछ चेक कर ही रहा था कि अचानक ही उसे एक औरत अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है, जो वहां पे थी ही नहीं, जिसके बाद तत्सुया वहां से भाग गया था। सीन अब यहाँ से जाता है एम नाम के किडनैपर और सीरियल किलर पे, जिसने एक बच्ची को किडनैप कर रखा था, और एम गाड़ी के अंदर यासुओ के शो की एक टेप सुन रहा था कि तभी वो बच्ची कैसेट बाहर निकाल लेती है और घर जाने की जिद करने लगती है, पर वो किडनैपर उस बच्ची को गाड़ी के अंदर ही मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाद कियोमी के पास आती है 2 लड़कियां, एक का नाम था माई और एक का नाम था यूका, और वो दोनों लड़कियां कियोमी से दोस्ती करके उसे अपने साथ अगले दिन एक हॉन्टेड हाउस में ले जाने का प्लान करती है। कियोमी मान जाती है, और घर पे पहुंचने के बाद टीवी पे उसी छोटी लड़की के मिसिंग होने के बारे में न्यूज चल रही थी, जिसे अभी अभी हमने मरते हुए देखा। खैर, यहाँ पे कियोमी और उसकी माँ के बीच में बहसबाजी हो जाती है, और हमें पता चलता है कि कियोमी की माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो अपनी बेटी पे गलत गलत इल्जाम लगाती है। सीन वापस यहाँ से हारुका पे जाता है, जो अपना काम खत्म करके तत्सुया के घर पहुंचती है। वो दोनों बात करते हैं और तत्सुया बताता है कि वो आज यासुओ से मिला था, जो उससे अजीब घर के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पे तत्सुया डरा हुआ था, और वो अब हारुका को बोलता है अपनी माँ से मिलवाने के लिए, मतलब तत्सुया हारुका को सच में पसंद करता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, और तत्सुया अब हारुका को बताने लगता है उस घर के बारे में, कि तभी पीछे के कमरे का गेट अपने आप खुल जाता है, किसी के भागने की आवाज आने लगती है, लाइट्स भी जल जाती है, पर अंदर कोई भी नहीं था। तत्सुया जाके इधर उधर देखता है, और एक कोने के अंदर से बाहर आती है वही बच्चे वाली औरत, जिसे देखकर तत्सुया बुरी तरीके से डर के चिल्लाने लगता है, और हारुका उसे संभालती है। अब अगले दिन माई
यूका क्योमी जा रहे थे उस हॉन्टेड हाउस की तरफ और रास्ते में युदाई नाम का एक लड़का उन तीनों को ज्वाइन करता है। और दोस्तों असल में जिस घर में वो जा रहे थे ये वही श्रापित घर था जिसके बारे में ये पूरी कहानी है। उस घर का गेट बंद था और आंगन में क्योमी को मिलती है एक काली बिल्ली। खैर वो लोग पीछे के दरवाजे से अंदर घुसते हैं और वो घर काफी टाइम से खाली था। सारे लोग घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं पर फिर अचानक ही यूका और माई पकड़ लेते हैं क्योमी को। वो दोनों लड़कियां अब क्योमी को जमीन पे लिटा देती है और दोस्तों असल में ये सब कुछ एक बहुत बड़ा प्लान था और युदाई वहां पे साथ में आया था क्योमी का रेप करने के लिए। ये लड़कियां बदमाश थी और अब वो तीनों मिलके युदाई को क्योमी का रेप करने देते हैं और क्योमी की फोटोज भी खींच लेते हैं। पर इस सब के बीच में माई को कुछ हो जाता है और उसके मुंह के अंदर से निकलती है बिल्ली की आवाज। माई अब वहां से चले जाती है और रेप करने के बाद युदाई और यूका मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद क्योमी खड़ी होकर वहां से जाने लगती है पर से बिल्ली की आवाज ऊपर से आती है। क्योमी ऊपर जाकर चेक करती है और से वही वाली काली बिल्ली मिलती है जिसे वो उठा के एक क्लोजेट में खुद को बंद करके फूट फूट के रोने लगती है कि तभी ऊपर से आता है शोर और ऊपर देखने पे छत के अंदर बने हुए एक रास्ते में से उसे दिखाई देती है वो बच्चे वाली औरत, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से चिल्लाती है। क्योमी की चीख सुन के युदाई वहां पे आता है और दोस्तों क्योमी को कुछ हो गया था। क्योमी डर के मारे युदाई से चिपक जाती है पर अब वो रेप वाली बात को ज्यादा माइंड नहीं करती। उन लोगों को घर में अब माई कहीं भी नहीं मिलती, जिसके बाद क्योमी और युदाई वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी देर में उनके पीछे पीछे यूका भी भाग जाती है। सीन अब जाता है तेत्सुया और हारुका पे, जो आज तेत्सुया की माँ से मिलने के लिए जा रहे थे। पर घर के बाहर हारुका को तेत्सुया जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत अजीब था। हारुका उसे इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है पर अचानक उसे वो बच्चे वाली औरत दिखाई देती है और वो जाग जाती है, मतलब वो बस सपना देख रही थी। टीवी पे हमें पता चलता है कि जो किडनैपर एम था वो अब पकड़ा गया है। पर तभी हारुका को आता है एक फोन और उसे फोन पे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तेत्सुया मर चुका है। सीन तेत्सुया के फ्यूनरल पे जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि तेत्सुया बस अपने घर में मरा पड़ा मिला था और किसी को उसकी मौत का रीजन नहीं समझ आ रहा। वहीं जो तेत्सुया का कफन था उसे बंद करके रखा गया था क्योंकि दोस्तों तेत्सुया का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था, जो हारुका को देखना पड़ता है तेत्सुया की माँ के कहने पे। फ्यूनरल में यासुओ भी आया हुआ था और वो कहीं ना कहीं जानता था कि ये मौत शायद उस घर से रिलेटेड है। खैर सीन स्कूल में जाता है जहाँ पे यूका से पूछताछ हो रही थी क्योंकि माई मिसिंग हो गई थी और टीचर बताता है कि आखिरी बार एक लड़के ने माई को एक क्लब के अंदर देखा था। टीचर के जाने के बाद क्योमी वहां पे आती है और वो अपनी रेप वाली फोटोज यूका से ले लेती है। यूका इसके बाद क्योमी से मदद मांगने लगती है माई को ढूंढने के लिए, पर ऑब्वियसली क्योमी मना कर देती है। माई को ढूंढने के लिए अब यूका उसी क्लब में जाती है जहाँ पे माई को देखा गया था और थोड़ा इधर उधर ढूंढने पे यूका को मिल जाती है माई। माई अब यूका को अपने साथ ले जाती है और दोस्तों इसके बाद यूका हो जाती है गायब और उसके साथ क्या होता है हमें कभी भी पता नहीं चलता। वही क्योमी आज अपने घर पे लेके आती है युदाई को क्योंकि अब उस पे रेप वाली फोटोज थी और अगर युदाई ने वो नहीं किया जो क्योमी ने कहा तो वो सीधा जाएगा जेल। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि क्योमी युदाई को अपने घर पे क्यों लाई, पर क्योमी उस श्रापित घर में जाने के बाद थोड़ी पागल सी हो गई थी और आज वो युदाई को ब्लैकमेल करके अपनी माँ का कत्ल करवा देती है, वो भी बड़ी ही बेरहमी से क्योंकि उसकी माँ ऑब्वियसली एक बुरी माँ थी। इसके बाद क्योमी युदाई को अपने साथ ले जाती है और हमें पता चलता है कि क्योमी के पास अब एक बच्चा है और इसलिए वो दोनों अब भागकर एक साथ रहने वाले हैं और अगर युदाई ने ऐसा नहीं किया तो वो सीधा जाएगा जेल और इसलिए युदाई को क्योमी की सारी बातें माननी पड़ती है और युदाई को लग रहा था कि वो बच्चा उसी का है। अब आगे दिखाते हैं तेत्सुया की माँ को, जिसको अपना बेटा अपने घर में दिखाई देता है, जो कुछ कहने के लिए आया था पर वो बात नहीं कर पा रहा था और असल में तेत्सुया की माँ एक साइकिक टाइप इंसान थी। खैर दोस्तों अब यहाँ से सीन 1998 से 6 साल आगे 1994 में जाता है
जहाँ पे युदाई अब काम करता है एक कबाड़ खाने में। घर पे क्योमी का वो ऑब्वियसली पति बन के रह रहा था, पर वो क्योमी को मारता पीटता था, पर किसी वजह से क्योमी को पिटाई का कोई भी असर नहीं होता था। और उनका जो बेटा था उसका नाम उन्होंने रखा था तोशिकी, और तोशिकी को भी दिखाई देती थी वो बच्चे वाली औरत। और इसका मतलब दोस्तों, ये पूरा परिवार श्रापित है। अगले दिन अरियासु नाम की एक लड़की जो चाइल्ड सर्विस सेंटर से थी, वो आती है क्योमी के घर पे विजिट करने के लिए, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों को शिकायत मिली थी इस घर के खिलाफ। अरियासु को क्योमी के घर पे कोई भी नहीं मिलता सिवाय तोशिकी के, और वो भी सदमे में बैठा हुआ था। ऑब्वियसली अरियासु तोशिकी को अब अपने साथ ले जाती है, और तोशिकी को रेस्क्यू करने के बाद उसी शाम को आती है क्योमी सेंटर में अपना बच्चा लेने के लिए। माँ बेटे का मिलाप देखकर तो लग रहा था कि क्योमी एक बुरी माँ नहीं है, पर अरियासु देखती है चोटों के निशानों को क्योमी के ऊपर, और वो समझ जाती है कि क्योमी का पति उसे मारता पीटता है। सीन यहाँ से एक साल आगे 1995 में जाता है, पर इतने सालों बाद भी हारुका अपने बॉयफ्रेंड से मूव ऑन नहीं कर पाई थी, और आज आता है उससे मिलने के लिए युसाओ, जिसने हारुका के एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक लिखी थी। यहाँ पे अब हारुका चाहती थी कि उसे पता चले कि तेत्सुया के साथ हुआ क्या है, और इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने का सोचती है। हारुका घर जाके अपनी वो टेप सुनती है जो उसने सालों पहले रिकॉर्ड करी थी, जिसके बाद रात को हारुका को आता है तेत्सुया के बारे में एक सपना। सपने में तेत्सुया उसी श्रापित घर में घूम रहा था, जब अचानक ही उसके सामने आ गई थी वो बच्चे वाली औरत, जिसे देखते ही हारुका जाग जाती है। हारुका समझ गई थी कि तेत्सुया की मौत यूं ही नहीं हुई, और इसलिए अगले दिन वो जाती है तेत्सुया की माँ से मिलने। हारुका मम्मी जी को वो टेप दिखाती है, और हमें पता चलता है कि मम्मी जी 1988 से ही अपने बेटे की आत्मा से बात कर रही है। खैर, मम्मी जी अब यहाँ पे करती है एक सियाज, ताकि उस आत्मा से बात हो पाए जिसकी आवाज कैसेट के अंदर रिकॉर्ड हुई थी। और सियाज शुरू होते ही हर जगह अंधेरा हो जाता है। आत्मा वहां पे आ जाती है, और मम्मी जी आत्मा से पूछती है कि तुम कहां पर हो। और दोस्तों, तभी पास में रखे हुए एक मैप के ऊपर आकर वो आत्मा पॉइंट करती है एक जगह पर, और तेत्सुया की आत्मा तभी चिल्लाती है, वहां पर मत जाना। जिसके बाद सियाज खत्म हो जाता है और सारी आत्माएं गायब हो जाती है। मम्मी जी डर जाती है, और अब मैप पे उस घर की जगह एक काला धब्बा बन गया था। उस मैप को लेके अब हारुका जाती है उसी श्रापित घर पे, पर दोस्तों वहां जाके हारुका देखती है कि उस श्रापित घर में एक कपल रह रहा है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर नहीं जा पाती। पर एक पल के लिए उसे खिड़की के अंदर वो बच्चे वाली डिमोनिक औरत दिखाई देती है। हम लोग अब आगे देखते हैं कि उस श्रापित घर में 7 साल बाद नोबुहिको नाम का एक आदमी और उसकी बीवी केइको रह रही है। पर जो नोबुहिको है वो चेई नाम की प्रेग्नेंट औरत के साथ चीटिंग कर रहा था, और वही जो चेई का पति था केइची, उसे अपनी बीवी पे शक था, और इसलिए एक दिन वो नोबुहिको और चेई को साथ में देख लेता है। असल में चेई के पेट में जो बच्चा था वो भी नोबुहिको का था, और इसलिए उस रात को जब केइची घर आता है तो उसका प्लान था अपनी बीवी को कन्फ्रंट करने का। हम लोग देखते हैं कि चेई अपने पति के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करती है, और वो उसे मौका ही नहीं देती कुछ भी बोलने का। और वहीं दूसरी तरफ युदाई ने एक लड़ाई के बीच में तोशिकी को पीटा था, और उसका सर फट गया था। क्योमी अपने बेटी को हॉस्पिटल में लेके आई हुई थी, और तोशिकी के सर पे फ्रैक्चर हो गया था, और इसलिए वो अब कोमा में चले गया था। पर दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस सब के पीछे भी उसी श्राप का हाथ है। अपने बेटे की ये हालत देखकर क्योमी का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, और उसे संभालने के लिए आती है चाइल्ड सर्विस वाली अरियासु। और कहीं ना कहीं अरियासु को भी कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल चीजें फील हो रही थी। सीन अब जाता है हारुका पे, जो यासुओ से मिलने के लिए जाती है एक रीडिंग रूम में, जहाँ पे यासुओ अपनी ही बुक के बारे में लोगों को बता रहा था। हम लोगों को पता चलता है कि यासुओ को अभी तक उस श्रापित घर की लोकेशन नहीं पता है, पर आज उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि उन लोगों को लोकेशन मिल गई है। और अब यासुओ अपने फैंस को बताता है कि उसे लोकेशन मिल गई है और वो जल्दी ही घर को जाकर विजिट करेगा। पर तभी हारुका चिल्ला पड़ती है, और वो यासुओ को उस घर पे जाने से मना करती है।
अब दोस्तों हारुका ने यासुओ को उस घर की लोकेशन नहीं बताई थी और इसलिए यासुओ को वहां पे जाना पड़ता है जहां पे उसकी असिस्टेंट ने लोकेशन का पता लगाने के लिए उसे भेजा था। यासुओ को पता चलता है कि उस घर की लोकेशन जानता है वो किडनैपर स्लैश सीरियल किलर एम, जिसे हमने बस एक बार पहले देखा था। यासुओ जाके एम से बातें करता है जिसे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता थी, पर एम यासुओ को बताता है कि सालों से वो उस घर पे नजर रखे हुए है। उस घर में लोग आते हैं और मारे जाते हैं और ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। आम लोगों की नजर उस घर को नहीं पड़ती और सब लोग उन हादसों को इग्नोर करते हैं, पर एक सीरियल किलर के लिए ऐसी चीजों पे नजर रखना बहुत ज्यादा आम बात है। उस घर की पहली घटना थी 43 साल पहले, जब एक आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बंदी बना के रखा हुआ था, पर बाद में उस प्रेग्नेंट औरत की लाश मिली थी, पति गायब हो गया था और बच्ची का क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता चला। और एम बताता है कि बाकी के हादसों के बारे में यासुओ को लाइब्रेरी से पता लग जाएगा। सीन नोबुहिको और चेई पे जाता है, जो प्लान करते हैं चेई के पति किएची को मारने का, और इसलिए उस रात को चेई बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करती है और अपने पति के लिए जहर वाली वाइन लेके आती है। केइची समझ गया था कि वाइन में जहर है, पर वाइन पिलाने से पहले चेई अपने पति को सच्चाई बता देती है, जिसके बाद गुस्से में किएची वाइन पी लेता है, पर वो इसके बाद बोलता है कि मैं अकेला नहीं मरने वाला। किएची अब इसके बाद अपनी प्रेग्नेंट बीवी को वाइन पिलाने की कोशिश करता है, पर इस बीच में किएची को उल्टी हो जाती है। वो उल्टी कर ही रहा था कि तभी पीछे से आ जाती है उसकी बीवी और उसे चाकू से स्टैब कर देती है। काफी देर तक वो दोनों लड़ते रहते हैं, पर एंड में किएची अपनी प्रेग्नेंट बीवी का गला काट देता है और उसे बुरी तरीके से मार डालता है। चेई के मरने के बाद केइची को यकीन था कि पेट में बच्चा जिंदा है और इसलिए दोस्तों वो अपनी बीवी का पेट फाड़कर बच्चा बाहर निकाल लेता है जो जिंदा था, पर अभी पैदा होने लायक नहीं था। अब क्योंकि वो बच्चा नोबुहिको का था, इसलिए केइची उस बच्चे को ले जाता है नोबुहिको के श्रापित घर की तरफ, पर रास्ते में वो बच्चा मारा जाता है। उस श्रापित घर पे जाने के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि श्राप की वजह से नोबुहिको की बीवी केइको ऑलरेडी मर चुकी है और अब वही किएची उस मरे हुए बच्चे को आंगन में दफन कर देता है। इतना ही नहीं, इस सब के बाद किएची को उस श्रापित घर में नूडल्स खाने को मिलते हैं, जो उसे खिलाती है एक बिल्कुल नई औरत, और वो औरत कौन है हमें आगे पता चलेगा, तो इस सीन को आप लोग याद रखना। नूडल्स खा के किएची घर चले जाता है, पर हम लोग देखते हैं कि श्राप ने नोबुहिको को भी मार डाला है। मतलब दोस्तों ये घर एक के बाद एक लोगों को लगातार मारे जा रहा है। अगले दिन किएची घर वापस पहुंचता है और वो खुद को गिरफ्तार करवा देता है और ये मर्डर्स वाली खबर सारी न्यूज में फैल जाती है। सीन जाता है अरियासु पे, जो लाइब्रेरी में पुराने न्यूज़पेपर को देख रही थी, क्योंकि उसे क्योमी के पास्ट का पता लगाना था, क्योंकि क्योमी अब भाग चुकी थी और अरियासु उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। न्यूज़पेपर से अरियासु को पता चलता है कि क्योमी की दो दोस्त थी, माई और यूका, जो गायब हो गई थी। और इतना ही नहीं, क्योमी की माँ का मर्डर कर दिया गया था स्कूल टीचर के द्वारा, पर असली बात क्या है ये तो सिर्फ हम लोग जानते हैं। उसी टाइम पे यासुओ भी लाइब्रेरी में पुराने न्यूज़पेपर में छानाबीनी करने के लिए आ जाता है और उसकी मुलाकात होती है अरियासु से। उन दोनों को वहीं पे आज की ताज़ा खबर मिलती है मर्डर्स के बारे में, जो उसी श्रापित घर में हुए थे। यासुओ भी उसी घर को ढूंढ रहा था ताकि तेत्सुया की मौत का राज पता चल सके, और अब किताब में अरियासु उसी घर की फोटो देखती है और सब लोग समझ जाते हैं कि कियोमी का केस भी उसी घर से रिलेटेड है। ऑब्वियसली अब अरियासु और यासुओ साथ में पहुंचते हैं उसी डिमोनिक घर के पास, पर दोस्तों उस घर को देखते ही यासुओ को अपने बचपन का एक सीन याद आता है जब वो सिर्फ 5 साल का था। अब आगे अरियासु हारुका से मिलती है और अब यासुओ और हारुका को भी क्योमी की कहानी पता चलती है। वो सारे लोग अपने अपने पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं और समझ जाते हैं कि ये घर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा श्रापित है, डिमोनिक है और हर किसी को मार डालता है। यासुओ बताता है कि कुछ सालों में फिर से उस घर में कोई रहने के लिए आ जाएगा और जो आज हुआ है वो सब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि लोग ये बातें जल्दी भूल जाते हैं। वहीं अब डिटेक्टिव दूसरी तरफ इंटरव्यू ले रहा था किएची का, जो सब कुछ सच सच बता देता है। किएची की सारी बातों में सबसे ज्यादा अजीब बात थी कि सब लोगों के मरने के बाद भी किएची को एक औरत ने घर के अंदर नूडल्स खिलाए थे, पर वो आखिर कौन थी ये समझ अभी हमें नहीं आता।
किएची को अब बंद कर दिया जाता है जेल में। पर दोस्तों, किएची को लग चुका था श्राप और इसलिए उसी रात को उसे दिखाई देती है अपनी बीवी की आत्मा और उसके बाद उस बच्चे की आत्मा जिसको उसने पेट से निकाल दिया था। और दोस्तों, वो बच्चा क्रॉल करके उसकी तरफ आता है और उसे बुरी तरीके से मार डालता है। सीन जाता है युदाई पे और दोस्तों, युदाई को अपना बेटा दिख रहा था जबकि असल में वो हॉस्पिटल में एडमिट था। और तोशिकी अपने पापा को बोलता है यहाँ से भाग जाओ। और वहीं दूसरी तरफ यासुओ अब मिलता है उस डिटेक्टिव से जिसने अभी अभी किएची का इंटरव्यू लिया था। और दोस्तों, अब यासुओ कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे हम सब लोगों को लगेगा झटका। यासुओ डिटेक्टिव को डेमोनिक घर की फोटो दिखाते हुए बताता है कि 43 साल पहले इस घर के अंदर एक हादसा हुआ था जहां पे एक प्रेग्नेंट औरत के पति ने उसे बंदी बना के रखा था। उस औरत की लाश कुछ टाइम बाद घर में मिली थी, पति गायब हो गया था और बच्चे का क्या हुआ यह आज तक कोई भी नहीं जानता। इस हादसे के बाद यासुओ अपनी बहन काजू और अपने पापा के साथ उसी श्रापित घर में शिफ्ट हुआ था जब वो 5 साल का था। जी हाँ दोस्तों, यासुओ खुद उस घर में रह चुका है और उसे अभी कुछ भी उस घर के बारे में याद नहीं है। यासुओ को बस इतना पता था कि उसके पापा और उसकी बहन दोनों गायब हो गए थे। यासुओ डिटेक्टिव को और भी केसेस बताता है और फिर वो डिटेक्टिव से बोलता है उसे घर के अंदर ले जाने के लिए ताकि उसे याद आ सके कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। डिटेक्टिव यासुओ को अब श्रापित घर में ले जाता है जहाँ पे अब उसे बीच बीच में आने लगती है पुरानी बातें याद, जिसमें यासुओ अपने बचपन वाले रूप को देखता है जिसमें वो एक बच्चे को लेके भाग रहा था। यासुओ अब जैसे जैसे चीजों को याद करता है ये वाली टाइमलाइन जो 1995 की है जुड़ जाती है 1998 की टाइमलाइन से और डिटेक्टिव को घर में दिखाई देने लगती है माई और यूको। थोड़ा इधर उधर घूमने पे यासुओ को मिलती है क्योमी जो उसी क्लोजेट में बैठकर चिल्ला रही थी, पर वो अगले ही पल गायब हो जाती है। पर अब दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये घर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टाइमलाइन को मिला देता है। मतलब दोस्तों, इस घर के अंदर समय नॉर्मल दुनिया की तरह नहीं चल रहा। सीन जाता है क्योमी पे जिसे मिलने के लिए आता है युदाई। युदाई अपनी बीवी से हालचाल ले रहा था और क्योमी को पता चलता है कि युदाई को तोशिकी की आत्मा दिखाई देती है, पर फिर क्योमी बताती है कि तोशिकी अभी भी जिंदा है, बस वो कोमा में चले गया है। पर यहाँ पर क्योमी एक राज खोलती है। क्योमी बताती है कि तोशिकी युदाई का बेटा नहीं था और असल में उस दिन जिस दिन क्योमी का रेप हुआ था उस दिन क्योमी को तोशिकी उसी श्रापित घर में एक औरत ने लाके दिया था। पर दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखना। अब आगे दूसरी तरफ क्योमी को ढूंढ रहे थे यासुओ, हारुका और अरियासु। वो तीनों लोगों से पूछताछ करके आगे बढ़ रहे थे, पर दोस्तों श्राप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था क्योंकि दूसरी तरफ क्योमी अपने पति को नशा करवा के बाथरूम में बुरी तरीके से डुबाकर मार डालती है और क्योमी वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन डिटेक्टिव जाता है उस श्रापित घर के रियल एस्टेट एजेंट से बात करने के लिए और रियल एस्टेट से उसे पता चलता है कि जब यासुओ छोटा था तो पुलिस के हिसाब से उसकी बहन काजू को किसी ने किडनैप कर लिया था क्योंकि पुलिस को घर की खिड़की टूटी हुई मिली थी। और दोस्तों, ये बात भी आप लोग याद रखना। और हमें पता चलता है कि काजू के जाने के बाद यासुओ का पापा भी भाग गया था, पर ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन झूठी है और असली बात हमें आगे पता चलेगी। पर आप सारे सीनों को याद रखना। वहीं अब आज यासुओ, हारुका और अरियासु को मिल जाता है क्योमी का ठिकाना जहाँ पे उन्हें मिलती है युदाई की लाश और वो समझ जाते हैं कि क्योमी अब क्योंकि श्रापित है तो वो भागकर सीधा गई होगी उसी श्रापित घर में। उन तीनों का शक बिल्कुल सही था क्योंकि क्योमी भागकर पहुंच गई थी उस श्रापित घर पे, पर वहां पे गेट बंद था और इसलिए क्योमी एक डंडे से खिड़की तोड़ने लगती है। पर जब वो खिड़की को तोड़ रही थी तो घर के अंदर उसे दिखाई दे रहा था बचपन वाला यासुओ। और दोस्तों, आप लोग ये बात भी याद रखना, अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा पर मैं जल्दी ही सब कुछ समझा दूंगा। खैर, खिड़की तोड़ के घर के अंदर घुस के क्योमी को हो जाता है एक मेंटल ब्रेकडाउन। वो फूट फूट के रोने लगती है, अपनी रेप वाली फोटोज को जमीन पे बिछा देती है कि तभी उसके पास आती है माई और यूका की आत्मा। वो दोनों क्योमी से माफी मांगते हैं जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ से क्योमी भी गायब हो जाएगी और हम ये कह सकते हैं कि क्योमी भी अब मर चुकी है।
अब नेक्स्ट डे डिटेक्टिव आरियासु और यासुओ पहुंचते हैं उस श्रापित घर में जहाँ पे खिड़की टूटी हुई थी और रेप वाली फोटोज को देखकर सबको पता चलता है कि क्योमी के साथ पास्ट में क्या हुआ था। क्योमी को वो लोग अब पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, पर क्योमी की जगह उन्हें मिल जाता है एक एटिक जहाँ पे जाने का रास्ता सिर्फ उस क्लोजेट के अंदर से था। एटिक के अंदर सारा सामान मौजूद था और यहाँ पे समझ आता है कि 43 साल पहले उस आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को इसी एटिक में बंद करके रखा हुआ था। और दोस्तों, ये 43 साल पुराना जो केस है, ये वही केस है जिसकी वजह से ये घर श्रापित है। खैर, अब अचानक ही यासुओ को फिर से पास्ट का विजन आता है और उसे याद आता है कि उसकी बहन और उसे ये एटिक मिला था और वो दोनों इस एटिक के अंदर घुस गए थे, जहाँ पर उन दोनों के सामने आई थी एक बच्चे वाली औरत। काजू उस औरत को अपनी माँ समझ बैठी थी, पर यासुओ उस औरत से डर के एटिक से बाहर गिर गया था और तभी वो बच्चे वाली औरत उसके सामने आ गई थी और उस औरत ने अपना बच्चा यासुओ को दे दिया था। उस औरत ने यासुओ को बोला था साथ में दफन कर दो, पर यासुओ डर के मारे वहां से भाग गया था और वो बच्चा डिमोनिक हो गया था। उसी टाइम एक काली परछाई घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई थी और वो परछाई बच्चे को चुरा कर ले गई थी। और दोस्तों, ये काली परछाई और कोई नहीं क्योमी थी और वो बच्चा और कोई नहीं तोशिकी था। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि हुआ क्या। ये घर असल में सारी टाइमलाइंस को मिक्स कर चुका है और जिस दिन 1998 में क्योमी का रेप हुआ था, उसी रात को क्योमी वापस इस घर में आई थी और वो खिड़की तोड़कर अंदर घुसी थी और उसने उस बच्चे को चुरा कर ले गई थी, जिसे उस आत्मा ने यासुओ को दिया था, वो भी बहुत पहले पास्ट में। कहने का मतलब फ्यूचर से आई क्योमी ने पास्ट में दिए गए बच्चे को चुरा लिया था और उसने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा, जिसका नाम उसने रखा तोशिकी। यासुओ ये सब याद करके बुरी तरीके से चौंक जाता है, जिसके बाद अब उसे ये श्रापित कहानी समझ आ जाती है और वो समझ जाता है कि ये घर पूरी तरीके से टाइम को ट्विस्ट कर चुका है और इस घर के अंदर जो एक बार कदम रखेगा वो मारा जाएगा। और इसलिए अब यासुओ इस केस को बंद कर देता है और वो सबको बोल देता है इस घर से दूर रहने के लिए। ऐसा करते करते 2 साल और ज्यादा बीत जाते हैं और सीन अब जाता है 1997 में, जहाँ पे यासुको नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी तोमोको के साथ शिफ्ट होता है उसी श्रापित घर में। उन दोनों का सामान शिफ्ट हुआ ही था कि गेट पे आ जाता है युसाओ, जो ऑब्वियसली उस कपल को वार्निंग देने आया था। युसाओ शुरू से सारी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि कैसे ये घर 45 सालों से श्रापित है और यहाँ पे अनगिनत लोगों की मौतें हुई है, पर युसाको इन बातों पे यकीन नहीं करता और वो युसाओ को घर से निकाल देता है। अब पहली ही रात को युसाको और उसकी बीवी को इस घर की असलियत का पता चल जाता है, क्योंकि तोमोको को 45 साल पहले वाली प्रेग्नेंट औरत का सपना आता है और वो जाग जाती है। वो घर में इधर उधर घूमने लगती है और अचानक टीवी चल जाता है जिसपे युसाओ का 1998 वाला शो चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ अब युसाको भी जाग जाता है। युसाको को थोड़ी देर बाद किचन से शोर आता है और वो जब जाकर चेक करता है तो दोस्तों, उसकी बीवी तोमोको 1995 वाले किएची को नूडल्स खिला रही थी। मतलब दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि तोमोको ही वो औरत है जो किएची को पास्ट में दिखाई दी थी, क्योंकि उस टाइम पे ये घर फ्यूचर से जुड़ गया था। नूडल्स खा के किएची वहां से चले जाता है और युसाको उसका पीछा करता है, पर तभी उसे दिखाई देती है नोबुहिको की लाश और वो चिल्लाता है। और दूसरी तरफ किचन में तोमोको को नोबुहिको की बीबी की लाश दिखाई देती है और वो भी चिल्लाती है। अब अगले दिन यासुओ, हारुका और तेत्सुया की मम्मी जी पहुंचते हैं उस श्रापित घर में, जहाँ पे उन लोगों को युसाको और तोमोको ने ही बुलाया था। तोमोको की तबीयत खराब हो गई थी और इसलिए वो कमरे में आराम कर रही थी, पर अब मम्मी जी, हारुका और युसाओ को करना था एक रिचुअल, ताकि पता चल सके कि आखिर वो 45 साल पुरानी आत्मा चाहती क्या है। मम्मी जी हारुका को तोमोको के पास भेज देती है और बाकी तीनों लोग अब रिचुअल करते हैं। मम्मी जी जल्दी ही एक आत्मा से कांटेक्ट बना लेती है और रिचुअल की वजह से घर के अंदर आत्माएं जाग जाती है और इसलिए दूसरी तरफ तोमोको और हारुको के पास 45 साल पुरानी वाली औरत का पति आ जाता है, जिससे वो दोनों बुरी तरीके से डर जाती है।
हारुका के होश उड़ जाते हैं, पर वो पति हमला कर देता है प्रेग्नेंट तोमोको पे। यहाँ पे तोमोको पोजेस्ड हो जाती है बच्चे वाली औरत की आत्मा से और वो उस पति को मार डालती है। मतलब दोस्तों 45 साल पास्ट में भी उस औरत ने अपने पति को मार डाला था। उस औरत ने फिर खुद को भी मार दिया था और मरने के बाद अपने बच्चे को युसाओ को दे दिया था और फिर युसाओ से वो बच्चा क्योमी छीन के ले गई थी, जो अब बड़ा हो गया है तोशिकी के रूप में, पर वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब आप लोग दोस्तों समझ रहे हो कि तोशिकी असल में 45 साल का एक बच्चा है। खैर अब आगे तोमोको को हॉस्पिटल ले जाते हैं और युसाको को अब पोजेस कर लेती है युसाओ के पापा की आत्मा और ये सब युसाओ देख लेता है। हम लोगों को अब पता चलता है कि युसाओ का पापा घर के बाहर एक झटके में फूट कर मर गया था, वो भी युसाओ के सामने। और अब प्रेजेंट में भी सेम चीज होती है युसाको के साथ, जो एक झटके में फूट कर मारा जाता है हारुका और युसाओ के सामने। वहीं घर के अंदर मम्मी जी 45 साल पुरानी औरत से बातें कर रही थी और वो आत्मा बोल रही थी साथ में दफन कर दो, साथ में दफन कर दो। अब तभी एटिक में आ जाती है पास्ट वाली युसाओ की बहन काजू, जो बढ़ती है उस औरत की तरफ और वो औरत अब पहली बार हमें ढंग से दिखाई जाती है, जो हद से ज्यादा खौफनाक थी। और उसे देखकर मम्मी जी डर के मारे चिल्लाने लगती है और वो पागल हो जाती है। सीन यहाँ से जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे आरियासु आती है तोशिकी से मिलने के लिए। और दोस्तों आज तोशिकी को होश आ गया था और आरियासु को तोशिकी बोलता है कान में यहाँ से भाग जाओ। और वही दूसरी तरफ हारुका उस 1988 वाली भूतिया कैसेट को श्रापित घर के आंगन में गाड़ देती है मम्मी जी के कहने पे। पर दोस्तों मम्मी जी अब अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी श्रापित होकर मर चुकी थी। और अब हारुका को आने लगती है बच्चे की रोने की आवाज एक दूसरे कोने से। और दोस्तों अब उस बच्चे की आवाज सुनकर हारुका को समझ आता है कि उसकी मम्मी कहना क्या चाह रही है। यहाँ पे हम लोग समझ पाते हैं 45 साल पुरानी उस औरत की लाश गड़ी हुई है कहीं आंगन में और वो औरत चाहती है कि उसकी लाश को उसके बच्चे की लाश के साथ दफन कर दिया जाए, जो है तोशिकी। पर तोशिकी इस वक्त हॉस्पिटल में है और इससे पहले हारुका कुछ भी कर पाती, दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आरियासु मारी जाती है और श्रापित घर के अंदर उस औरत का पति हारुका को पकड़कर भी मार डालता है। मतलब ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा और ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन जु-ऑन ओरिजिन सीरीज की और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सीरीज समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।